हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। कैन आई विजुअल एंड ऑडिबल। मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? कैन आई विजुअल एंड ऑडिबल। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही जल्दी। बिकॉज आज हम लोग अक्की वेरी गुड मॉर्निंग, नरोत्तम शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग, ग्रेशंस गुड मॉर्निंग, गौरव वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। गौरव वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए, देन हम लोग फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो करंट अफेयर है सर, 13 मार्च की करंट अफेयर हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से करेंगे, कॉपी नोट्स बना लेंगे, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो कौन सा है सर जी? 12th नहीं है यहाँ पे, इसको 13 कर लीजिएगा। ठीक है, 13 मार्च है। सर आज क्वेश्चन होगा ना? नहीं अक्की, आज क्वेश्चन मैं लेके नहीं आया, मैंने सोचा था करा दूँ लेकिन नहीं, मैं सोचा हूँ कल करा दूंगा। कल संडे है एक्चुअली। ठीक है, तो कल क्या होगा ना, सबको मिक्स करके क्वेश्चन करा दूंगा। कल संडे है, कल बड़ा बेनिफिट रहेगा, एकदम फ्री माइंड रहोगे, है ना। हमने यही सोचा कि सैटरडे तक एनालिसिस करा देते, कल संडे रहेगा, आराम से आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कल वाली क्लास में पूरी जितना मैंने पढ़ाया है उसी के बीच से एमसीक्यूज करा देंगे। कल एकदम पक्का है, डन है। तब भी मतलब मान के चलो ना 50-60 क्वेश्चन भी तो हो जाएंगे ना, अच्छा है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। मतलब जो मैंने पढ़ाया है अब तक, इतना मैंने एनालिसिस कराया है उसी के बेस से, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मालूम चलता अभी मैं कराता तो 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन ही होते। ऐसे कम से कम आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, मतलब एक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी कि मतलब स्टार्टिंग के 2 हफ्ते की करंट अफेयर का एमसीक्यूज़, 14 तारीख तक का एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएगा मेरे से। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। चलो सोनू यादव भी आ गए, वेरी गुड मॉर्निंग सोनू। जल्दी जल्दी सेशन को सभी लाइक कर दीजिए, एंड अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो आप दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो फाइनली क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी ने पेन कॉपी ले लिया है साथ में, जिससे बैठ के नोट्स बना सके आप साथ में। और ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाला है। जो भी मैं आपको वन लीनियर बोलूँगा ना, जैसे सपोज दैट कोई एनालिसिस करा रहा हूँ उसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको वन लीनियर में आप कॉपी पे लिख लो। वो बहुत काम करेगा अगर आप वन लीनियर कॉपी में लिख लेते हो तो। क्यों? क्योंकि जब भी आप कॉपी को ओपन करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो नज़र उस पर तुरंत जाती है। तो वन वन लीनियर जो आप खुद से बनाते हो, खुद से लिखते हो ना, बहुत बेनिफिशियरी होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप नोट्स भी बनाते चलोगे। ऐसा नहीं है कि बाद में फिर से हम क्लास को देखें और फिर से नोट्स बनाएं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो फाइनली हम सब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए, अदरवाइज लेट होगा तो फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लेट होगा शीट छूटेगी सर। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे हाँ अक्की, इसीलिए मैंने आज नहीं कराया है, कल कराएंगे। पूरा 2 हफ्ते की जितनी करंट अफेयर मैंने पढ़ाई है, पूरे का एमसीक्यूज़ आपको जब दिखाई देगा ना, आप लोग की मेहनत तब समझ में आएगी कि सर रियली इस क्लास का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जब हम लोग एमसीक्यूज़ करते हो तो समझ में आता है सर कि एग्जामिनर भी तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा, एमसीक्यूज़ कहाँ से बनाएगा। जहाँ हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जहाँ हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसी के बीच से एग्जामिनर क्वेश्चन निकाल के बनाता है। बट हमारे को पता नहीं होता है कि सर ये एमसीक्यूज़ बनता कैसे, कौन से हमारा रूट वर्ड होता है कि उससे एग्जामिनर पकड़ता है और उससे क्वेश्चन से राइज कर लेता है। तो हमारे को हर एक एनालिसिस में रूट वर्ड पकड़ना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो चीज़ आपको दिखाई देगा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज बनाता है एनालिसिस वाले से निकाल के, तो वो कहाँ से बनाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एनालिसिस करोगे ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि नहीं ये रूट वर्ड है, इसको हमें बहुत ध्यान से याद करके रखना है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है।
है ना। तो ये इंपॉर्टेंस होता है करंट अफेयर के एनालिसिस को पढ़ना। एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस सब करते हैं, आप भी कर लोगे, सब पढ़ लेंगे एनालिसिस, लेकिन उस एनालिसिस में से हम कौन सा रूट वर्ड निकालें, मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिससे क्वेश्चन ढेर सारा एराइज होगा या एमसीक्यूज बनेगा, एग्जामिनर का माइंड फोकस उसी पे होगा, उस वर्ड को निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो उसी चीज़ को मैं आपको कल जब 10 बजे क्लास होगी ना, जब आप करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं सर ये तो हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहीं से क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। समझ में आया, ये बेनिफिट मिलेगा कल की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग नैन्सी, कैसे ही बच्चा, समझ में आया। चलो, सेम टू यू। चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं सर। ये भी मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है, इसको भी चेंज नहीं किया है, इसको भी 13 कर लेना आप, बाई मिस्टेक मैंने पीपीटी चेंज ही नहीं की है, 13 मार्च, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि आप डिफेंस की क्लासेस कर रहे हो, है ना। डिफेंस के लिए मैं सेल्फ सभी लोग जानते हैं, मेंटर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस, बाकी चीज़ डिटेल मीनिंग आपके सामने है स्क्रीन पे। एंड अनअकैडमी का जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है, अनअकैडमी देती क्या है। तो लाइव सेशन देती है सर, सीरीज क्विजेस होते हैं सर, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं सर, ठीक है। उसके बाद सर बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस क्लासेस, आप एनी टाइम एंड एवरीथिंग कहीं भी टहलते फैलते जिम में करते वर्ते आप अनअकैडमी को देख सकते हो। डाउट सेशंस होते हैं, डिलीवर्स क्लासेस होती हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, लर्निंग जर्नी अच्छी होती है, क्विजेज होते रहते हैं, और क्लासेस बहुत इंगेजिंग होती है, डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हो, टेस्ट सीरीज होती है, प्रॉपर गाइडेंस होती है। ये सब चीज़ें अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको अनअकैडमी क्या करती है, देती है। बात आती है सर अनअकैडमी को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो डाउनलोड करने का बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है कि आप अपने क्या करिए, प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐसा इंटरफेस दिखेगा, नंबर डाल के चालू कर लीजिए, कंटिन्यू, तो आपका अनअकैडमी सर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी फ्री वाली क्लास है सर, हाँ बिल्कुल है, पर भी आज 3 क्लास है, ठीक है। अच्छा मैं भी अच्छा हूँ नैन्सी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, अपने गोल को चूज़ करना है, आपकी जो भी गोल हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कुछ भी हो। हाँ कल नहीं हुई थी, कल नहीं हुई थी, कल नहीं हुई थी, कल एक्चुअली मैं बस बहुत थका था। तो कल वाली क्लास और आज की क्लास मिला के टोटल 3 क्लास आज है, एक 2 बजे है, एक 5 बजे है, एक रात में 10 बजे है। ये तीनों क्लास में आज हम लोग कितना करने वाले हैं, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आज हम लोग ख़त्म कर देंगे जनवरी का। फिर से ऑलरेडी मैंने कितना करा दिया है, 60 क्वेश्चन, तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 क्वेश्चन, मतलब कि जनवरी का 180 टॉप 100 क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग कल फिर से कराएंगे एक क्लास में। तो आते आते हम लोग ये मंथ एंड करते करते जनवरी के लगभग 500 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे। और जब कर लेंगे ना, तो देखना फिर कंबाइंड करके आपको कराएंगे। अभी ये 200 हो जाएगा ना, 200 ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, इसी क्वेश्चन को 200 कंबाइंड करके प्रैक्टिस यूट्यूब पे कराएंगे। तब देखना वो लर्निंग ऐप वाला जो कंटेंट है, जो आप मेरे संग प्रैक्टिस किए, और फिर से उसको फिर से आके प्रैक्टिस कर लो यूट्यूब पे, देखो कितना अच्छा तैयार हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, हाँ अनअकैडमी पे, लर्निंग ऐप पे। सर उसके बाद क्या करना है आपको, सर यहाँ पे पेमेंट्स करना है। अगर आपको प्लस लेने की बहुत इच्छा है, पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे, तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है सर, 6 मंथ्स है, 12 मंथ्स है, 24 मंथ्स है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी हाई है। अगर बहुत हाई है तो आप 3 से 6 महीने के संग जाइए, अगर बिगनर है, स्टार्टिंग है, तो आप 12 मंथ एंड 24 मंथ भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। और अगर चाहते हो कि सर हमारे पास पैसे नहीं है इतने, हमको और कम पैसे देना है, तो बस आपको यहाँ पे एक छोटा सा कोड दिखाई दे रहा है, रतन सर का आर लाइव, है ना। इस कोड को यूज़ करते ही आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी कहती है भैया 10% ले लो, क्योंकि रतन सर का आपने कोड यूज़ किया है ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं। चलो बाकी आप पेमेंट कर लीजिएगा यहाँ से, बहुत तेज़ हो आप लोग पेमेंट करने में, है ना, तो पेमेंट कर लेंगे। चलो जल्दी से हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करें। सभी ने पेन और कॉपी ले लिया है साथ में, जल्दी से एवरीबॉडी जल्दी से बताइए। और सभी जल्दी से एक बार छोटा सा अपनी हाथों से लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, जिससे हमें मालूम चले कि इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों ने लाइक करी है ना। तो ये चीज़ें सबसे पहले आप लोगों को करनी है, छोटा सा कर दो। लाइक का मतलब ये होता है कि भाई चलो हमारे को पता तो चल रहा है कितने सारे लोगों ने लाइक करी है, कितने सारे लोगों को पसंद आ रहा है, कितने सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। यूनिवर्सल कोड डिस्काउंट, हाँ जी नैन्सी, हाँ सर।
नेवी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई थिंक मान के चलो ना, नेक्स्ट वीक में मैं करा दूंगा, ठीक है, या तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। ठीक है, चलो बाकी लोग जुड़ते रहेंगे। अब हम लोग क्लास को फाइनली स्टार्ट करते हैं। पहला अब हम लोग समझते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है, इन सब चीज़ को देखते हुए चलेंगे। करंट अफेयर है सर, टॉपिक्स हमारा पहला जो टॉपिक्स हमें पढ़ना है, एनालिसिस करना है, वो ये है कि नाइजर के जो राष्ट्रपति थे महामौदा इसोफू ने जीता है अफ्रीका का जो सबसे मतलब आप कह सकते हो सबसे शीर्ष जो पुरस्कार दिया जाता है, सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है, वो पुरस्कार किसने जीता है? नाइजर के राष्ट्रपति हैं महामौदो इसोफू। ध्यान रखना, इन्होंने क्या जीता है? ये पुरस्कार जीता है। इनके बारे में पूरी एनालिसिस अभी हम लोग बैक टू बैक पढ़ने वाले हैं। सेकेंड न्यूज़ हमारा ये है कि लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चीन और रशिया क्या है आपस में अग्रीमेंट पे साइन किए हैं, एक एमओयू पे साइन किए हैं। तो ये एमओयू कैसा है? लूनर स्पेस स्टेशन, इसमें क्या होने वाला है, किस तरह का ये समझौता है, ये पूरी चीज़ें हम लोग अभी एनालिसिस में बैक टू बैक पढ़ने वाले हैं। MEITY ने डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड लॉन्च किया है। मतलब ये कहा गया है कि भाई कितने सारे लोगों ने इलेक्ट्रॉनिकी मतलब डिजिटली कितना सारा पेमेंट किया है, किस बैंक ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, मतलब किस बैंक का सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट यूज़ किया गया है, इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। RBI ने क्या किया? IDBI बैंक पर PCA प्रतिबंध हटाया है। अब बात आती है सर कि PCA क्या होता है, तो इसकी पूरी डिटेल्स अभी हम आपको विद एनालिसिस आपको समझाने वाले हैं कि RBI ने क्यों हटाया PCA एंड PCA कब किस बैंक पे लगाया जाता है। पांचवा न्यूज हमारा है कि एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरेबल डिवाइस। अब ये किस तरह का डिवाइस है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं एंड क्या बेनिफिट है, कितने की अमाउंट की है, ये सब चीज़ें हम लोग एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिंग सेकेंड रानीखेत में हुआ है शुरू। रानीखेत कहाँ पड़ता है सर? उत्तराखंड में पड़ता है। तो सर यहाँ पे सेकंड की बात कही गई है, तो सर फर्स्ट कब स्टार्ट किया गया था, कहाँ पे हुआ है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं सर। उसके बाद हमारा सातवां जो न्यूज़ है वो ये है कि इसरो ने नासा के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। डिफेंस वाले इसको रट जाना क्योंकि बहुत काम का है ये। उसके बाद आठवां न्यूज़ हमारा है गिरीश मुर्मू फिर से बने हैं यूएन के ब्राह ऑडिटर समिति के अध्यक्ष। गिरीश मुर्मू कौन है, इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। नवा न्यूज़ हमारा है अमिताभ बच्चन को 2021 का फिफा अवार्ड से क्या किया गया है? फिर से सम्मानित किया गया है सर। उसके बाद लास्ट न्यूज़ हमारा है केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल ने मनाया है अपना 52वां स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे। ये पूरा न्यूज़ हम सबको एनालिसिस करना है साथ में। तो एवरीबडी सभी तैयार हैं कि हाँ सर हम एनालिसिस के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम कॉपी और पेन लेके बैठ चुके हैं, पूरी एनालिसिस बहुत अच्छे से कॉपी में करने वाला है। चलो जल्दी से सभी बताइए कि हाँ सर तैयार हैं, जल्दी से सभी लोग तैयार हैं, जितने सारे लोग हैं कि हाँ सर तैयार है, फटाफट। इतनी सारी न्यूज़ को सर हमें क्या करना है सर? एनालिसिस करनी है साथ में बैठ के। तो अगर सभी लोग तैयार हैं तो फटाफट हम लोग एनालिसिस को सर स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या हो, हमारी नॉलेज और भी बढ़ सके। चलो सभी लोग तैयार हैं। चलिए पहला न्यूज़ हमारे को दिखाई दे रहा है जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि सर नाइजर जो प्रेसिडेंट हैं कौन है सर? महामौदा इशोफू विंस अफ्रीका स्टॉक प्राइज। ध्यान रखना, कहाँ के प्रेसिडेंट है सर? नाइजीरियंस प्रेसिडेंट है। कहाँ के सर? नाइजीरियंस प्रेसिडेंट है, जिन्होंने क्या किया है? अफ्रीका का जो टॉप प्राइज होता है ना, उन्होंने क्या किया है? जीता है। ये अफ्रीका का जो टॉप प्राइज होता है, एकदम सबसे शीर्ष जो पुरस्कार होता है, ये दिया क्यों जाता है?
है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो इस चीज को भी हम लोग एनालिसिस में देखेंगे। और जो आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, याद करके रखना है कि नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सर महामदू इशोफू। ध्यान रखना, भूलना नहीं, इसको कॉपी में लिख लेना, आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चंस बनेंगे, एक एक लाइन का है, आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चंस बनने वाला है। तो अब बात आती है सर, पूरी इंफॉर्मेशन इनके बारे में हमें आप दीजिए जो कि काम का है। ध्यान रखना कि नाइजर्स प्रेसिडेंट्स महामदू इशोफू विंस अफ्रीका टॉप प्राइज। इन्होंने क्या किया है, अफ्रीका का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, शीर्ष पुरस्कार होता है, वो इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, महामदू इशोफू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया ओन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट ऑफ द अफ्रीकन लीडरशिप 2020 विद अ कैश प्राइज $5 मिलियन। मतलब यहां पे कहा जा रहा है कि महामदू इशोफू नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 क्या हुआ, जीता है इन्होंने, जिसका जो पुरस्कार का जो वो है, क्या बोलते हैं, नगद पुरस्कार जो दिया जाता है, अमाउंट दिया जाता है, वो होता है कितना, $5 मिलियन। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पैसा होता है। $5 मिलियन क्या किया जाता है सर, दिया जाता है। बात आता है सर, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो सर क्या है, ध्यान रखना, वर्ल्ड का सबसे अच्छा, ओन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीडरशिप प्राइज। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो लीडरशिप प्राइज होता है उसको बोलते हैं इब्राहिम प्राइज फॉर द अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020। इसको याद रखना, इसको कॉपी में लिख लेना, यही प्राइज इनको दी गई है। कौन सी सर, इब्राहिम प्राइज फॉर द अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 का प्राइज से सम्मानित किया गया है महामदू इशोफू को, जो कि नाइजीरियन क्या है सर, प्रेसिडेंट हैं। अब बात आती है सर, इनको दिया क्यों गया है, क्या रीजन था देने का सर, तो ये पूरी चीजें हम लोग देखने हैं। ध्यान रखना, ये छठा अवार्ड है, कौन से नंबर का अवार्ड है सर, छठा है। ही इज द सिक्स्थ विनर, ही इज द सिक्स्थ विनर ऑफ द इब्राहिम अवार्ड। ध्यान रखना, एक फाउंडेशन के नाम से भी जाना जाता है, इब्राहिम अवार्ड या इब्राहिम फाउंडेशन। ठीक है, ही इज द सिक्स्थ विनर ऑफ द इब्राहिम अवार्ड। ये छठे विनर्स हैं जो कि इब्राहिम अवार्ड इनको मिला है। लॉन्च इन 2006 में, 2006 में ये अवार्ड क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, सुडानी बिलियनियर्स द्वारा। ध्यान रखना, जो सुडान के बिलियनियर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े अरबपति होते हैं, उनके द्वारा क्या किया गया था, ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था। अब बात आती है सर, स्टार्ट क्यों किया गया था, इस बिलियनियर्स मोहब्बत इब्राहिम, ध्यान रखना, मोहम्मद इब्राहिम इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट द गुड गवर्नेंस इन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंटिनेंट। मतलब क्या जा रहा है, जो वर्ल्ड के सबसे गरीब महाद्वीप होते हैं उसमें आप अपनी गवर्नमेंट को कैसे चलाते हो, किस तरह से उस महाद्वीप को, अगर वो महाद्वीप या कंटिनेंट प्रॉब्लम्स में है या उनकी गरीबी चल रही है या किसी भी समस्या से वो क्या कर रहे हैं, परेशान है, तो उस चीज से आप किस तरह से उनको बाहर निकाल के लाते हो, वहां की गवर्नेंस, वहां की सुशासन, वहां का शासन किस तरह से आप चला रहे हो, इन सब को देखते हुए क्या किया जाता है, इब्राहिम क्या किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। ध्यान रखना, किस लिए ये अवार्ड दिया जाता है, तो किस लिए दिया जाता है, प्रमोट अ गुड गवर्नेंस इन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंटिनेंट। मतलब समझ में आ रहा है, जितने सारे गरीब महाद्वीप होते हैं, सबसे गरीब महाद्वीप में सुशासन को या शासन को बढ़ावा देने के लिए 2006 में शुरू किए गए इब्राहिम पुरस्कार के छठे जो विजेता हैं वो कौन है सर जी, तो वो है नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट थे सर जी, महामदू इशोफू को दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसको कॉपी पे आप लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल का न्यूज है, आप एग्जाम में पूछा जाएगा, यूपीपीसीएस वाले बच्चे भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब बात आती है सर, 69-year-old Issoufou is leaving Nigeria's presidency in April 2021. After 2 terms, he first took office in 2011 and was then re-elected 2016. ध्यान रखना, पहली बार ये प्रेसिडेंट कब बने थे नाइजीरिया के, 2011 में बने थे, और दूसरी बार री इलेक्ट किए गए 2016 में सर ये री इलेक्ट किए गए थे। इस बात को सभी लोग रिमेंबर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिखा है कि ये क्या करेंगे, 2021 में अपना पद छोड़ देंगे, मतलब इसी 2021 में अप्रैल में अपने पद से क्या करेंगे सर, ये पद, इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। आई थिंक फिर से इलेक्शन होगा, क्या पता फिर से री इलेक्ट किए जाए और क्या पता दूसरा कोई प्रेसिडेंस आ जाए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो रही है, सबको क्लियर हो रही है, जितने सारे लोग हैं जल्दी से सबको क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे एक चीजें और है सर, ये आप बता दो सर, एग्जाम में पूछा जाएगा कि नाइजीरिया का, कौन बताएगा, कैपिटल क्या है,
सर ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। नाइजीरिया का जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है, कौन बताएगा जल्दी से। नाइजीरिया की जो कैपिटल है नियामी है। क्या है सर, नियामी। ध्यान रखिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नाइजीरिया का जो कैपिटल है वो नियामी है, ध्यान रखिएगा। क्या है सर, नियामी यहाँ की कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ की अगर हम करेंसी की बातें करें तो कौन बताएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें पूछ सकता है, नाइजीरिया के बारे में किया जा रहा है। नाइजीरिया की करेंसी से आती है सर फ्रैंक होती है। क्या होती है सर, फ्रैंक। ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें कॉपी में लिख लीजिएगा। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, एकदम सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, कैपिटल सर क्या है, नियामी है। करेंसी क्या है सर, फ्रैंक है। क्या बोलते हैं, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। नाइजीरिया जो है वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है, ठीक है, कंटिनेंट है वेस्ट अफ्रीका का, ध्यान रखिएगा। चलो कभी मैप में पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कहाँ पे लोकेटेड है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सेकेंड न्यूज में आते हैं सर, ये तो और भी अच्छा न्यूज दिखाई दे रहा है सर। सेकेंड न्यूज में कहा गया है कि चाइना एंड रशिया रीच अग्रीमेंट टू बिल्ड अ लूनर स्पेस स्टेशन। ध्यान रखना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाइना और रशिया क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर एक समझौते पर क्या किए, अग्रीमेंट पे साइन किए हैं। किस लिए सर, लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए। लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चीन और रशिया ने क्या किया, आपस में एक अग्रीमेंट पे साइन किए हैं, एक एमओयू पे इन्होंने क्या किया है सर, साइन किया है। क्या लिखा है, अबूजा, ये क्या है, सोनू नैन्सी, ये क्या लिखा है, सोनू और नैन्सी ने क्या लिखा है, अबूजा क्या होता है। क्या लिख दिया है, अच्छा उसी कैपिटल और करेंसी बता रहे हो, वाह सही जा रहे हो, एकदम ट्रैक पे जा रहे हो। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में पूरी एनालिसिस ले लेते हैं। एनालिसिस तक क्या है देख लेते हैं। देखो एनालिसिस ये है कि चाइना एंड रशिया रीच अग्रीमेंट, ठीक है, रीच अग्रीमेंट टू बिल्ड द लूनर स्पेस स्टेशन। ये दोनों लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, लूनर स्पेस स्टेशन क्या कर रहे हैं सर, बना रहे हैं। ठीक है, स्पेस एजेंसी ऑफ चाइना एंड रशिया हैव साइन मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट्स टू ज्वाइंटली बिल्ड अ लूनर स्पेस स्टेशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो बातें कही जा रही है, एक तो रशिया का क्या है सर, स्पेस एजेंसी है, और चाइना की दोनों स्पेस एजेंसी है। तो आपको चाइना और रशिया के दोनों स्पेस एजेंसी को ध्यान में रखना है। आप एग्जाम में पूछा जाएगा कि चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रशिया के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। आई थिंक हमें पता है, यहाँ पे कम लोग को पता भी होगा, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों लोग का क्या है, दोनों गवर्नमेंट का क्या है, नेशनल गवर्नमेंट टू ज्वाइंटली बिल्ड अ लूनर स्पेस स्टेशन। दोनों लोग आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, लूनर स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो दिस स्पेस स्टेशन विल ओपन टू ऑल कंट्रीज। जो स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है ये सभी कंट्रीज के लिए ओपन होगा। द एमओयू वाज ऑफिशियली साइंड ऑन 9 मार्च 2021। ध्यान रखना, ये जो एमओयू पे साइन किया गया है ये 9 मार्च 2021 को साइन किया गया बिटवीन द चाइनीज स्पेस एजेंसी। ध्यान रखना, ये लिखिए, लिखा हुआ है, मैं फिर से बोला, इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज जो स्पेस एजेंसी है सर, क्या नाम है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम है, इसको कॉपी पे लिखिएगा। ये चाइना की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे के यहाँ इसरो है ना, वैसे चाइना का ये क्या है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। एंड रशिया का जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, क्या है सर, रॉस्कोमॉस। ध्यान रखिएगा, रशिया के जो स्पेस एजेंसी है सर क्या है, रॉस्कोमॉस, इसको भी कॉपी में लिखिएगा। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम है, CNSA नाम है, और रशिया का क्या है, रॉस्कोमॉस। याद रखिएगा, ये दोनों चीजें एग्जाम में आ भी चुका है आपके, और फिर पूछेगा क्योंकि ये रिसेंट का न्यूज है, करंट अफेयर का है, लेकिन करंट अफेयर में ही ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को कॉपी पे लिख लिए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और भी न्यूज है, देख लेते हैं सर क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में। यहां पे बोला गया इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन, ध्यान रखिएगा, ISLS, ठीक है, इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन इज द सेंटर, इज द सरफेस ऑफ द मून एंड और द मून
और देयर विल बी ग्रुप ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च फैसिलिटी बिल्ट इनटू द ऑर्बिट ऑफ द मून। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो बनाया जा रहा है इसका रीजन क्या है। ये जो बनाया जा रहा है ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन जो बनाया जा रहा है वैज्ञानिकों के लिए कि चंद्र स्टेशन है के रूप में केंद्र चंद्रमा की सतह मतलब सरफेस पे, चंद्रमा की जो सरफेस होती है सतह पे या चंद्रमा के ऑर्बिट में कक्षा के अंतर में किस तरह से ये क्या करेंगे, प्रायोगिक अनुसंधान सुविधाओं का एक ग्रुप बना सकेंगे जहां पे क्या होगा, कोई भी कंट्रीज हो वहां पे जाके एक्सपेरिमेंट कर सकता है। कहां पे सर, मून पे, कि भाई कैसा है मून क्या नहीं है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं प्रयोगशाला लेबोरेटरी टाइप का होगा, वहां पे कोई भी कंट्री जाके वहां पे एक्सपेरिमेंट कर सकती है। द गोल वाज स्टेबलाइजिंग ISLS इज स्ट्रेंथ रिसर्च कोऑपरेशंस एंड प्रमोट टू एक्सप्लोरेशंस एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस ऑफ पीसफुल पर्पस इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द मैनकाइंड। मतलब कहे जा रहा है कि ISLS की मतलब इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनर स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य अनुसंधान सहयोग को मजबूत करना, मतलब जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है जितने सारे अनुसंधान है उसको स्ट्रॉन्ग करना और सभी मानव जाति के हितों में शांतिपूर्वक उद्देश्यों के लिए बाहरी स्पेस की खोज और उपयोग को बढ़ावा देना है। मेन इसका यही रीजन है, इसीलिए क्या कर रहे हैं ये लोग आपस में एग्रीमेंट साइन करके लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना करने वाले हैं। कौन कौन, चाइना और रसिया। ध्यान रखिएगा दोनों नाम लिखिएगा, पूछेगा कि लूनर स्पेस स्टेशन का एग्रीमेंट हाल ही में किन दो कंट्रियों के बीच में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा चाइना और रशिया के बीच में हुआ है। अब भी पूछेगा चाइना के स्पेस एजेंसी का नाम बताइए, तो अभी जस्ट हमने बताया है रशिया के स्पेस एजेंसी का नाम बताइए, ये जस्ट अभी हमने आप सबको क्लियर किया है। तो ये सब चीजें आप अपने कॉपी में लिखते रहिएगा, यकीन मानिए आपके MCQ से क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बता दो जो कि आप एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कैपिटल ऑफ चाइना क्या होगा। कहाँ पे लिखूं, जगह भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल ऑफ चाइना। किसको पता है कैपिटल ऑफ चाइना, जल्दी से आप सभी बता दिए क्या होगा। कैपिटल ऑफ चाइना लिख लो भैया, ये भी एक स्टैटिक जीके का पार्ट है, आप एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है सर, बीजिंग। ध्यान रखिए क्या है सर, बीजिंग कैपिटल ऑफ चाइना है। करेंसी सर यहाँ की क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनमिक भी क्या है सर, इसकी करेंसी है, ठीक है। अब उसके बाद सर आती है यहाँ के प्रेसिडेंट, आप सबको पता है XI जिनपिंग है सर, कुछ बताना नहीं है, जगह ही नहीं बच रहा है कहीं लिखने के लिए, ठीक है। वैसे ही सर रशिया का है, रशिया का क्या पता है, व्लादिमीर पुतिन उसके प्रेसिडेंट है सर, आप सबको पता होगा। कैपिटल सर क्या है, मॉस्को है। रबल क्या है, उसकी करेंसी है। इस चीज को आप कॉपी पे लिख लेना, जगह नहीं है तो मैं लिख देता, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक बोला गया MEITY रिलीज लिस्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड। मतलब यहाँ पे ये कैसा स्कोर कार्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। बात ये है कि डिजिटल पेमेंट किस बैंक के कस्टमर ने सबसे ज्यादा किया हुआ है, उसके बिहाफ पे MEIT ने क्या किया है, एक लिस्ट को रिलीज किया है। उसमें ये बताया है कि किस बैंक के कस्टमर ने सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट किया है, ठीक है। ये पूरी डिटेल्स आपको दिखाई देने वाली है, तो सबको दिखाई दे रहा है सर SBI ही है। यहाँ पे बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज रिलीज द लिस्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ। ध्यान रखना तीसरी लगातार क्या है, तीसरी लगातार मंथ में ये टॉप किए हैं, मतलब 3 मंथ से लगातार क्या हो रहा है, SBI के जो कस्टमर हैं वो मैक्सिमम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब ध्यान रखिएगा जो आप एग्जाम में पूछा जाएगा, पहली बात तो हमारे को ये दिखाई दे रहा है डिजिटल पेमेंट स्कोर में सबसे टॉप पे कौन सा बैंक है लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से, तो ध्यान रखिएगा SBI है। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड को रिलीज किया जाता है, स्कोर कार्ड को रिलीज किया जाता है, तो किसके द्वारा, MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा क्या किया जाता है सर, रिलीज किया जाता है। इस चीज को भी आपको कॉपी पे लिखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा क्या किया जाता है, डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड को रिलीज किया जाता है, क्योंकि लास्ट के 3 मंथ्स कॉन्जिक्यूटिव मंथ से SBI क्या कर रही है सर, टॉप पे रही है, ठीक है। SBI क्या है सर, टॉप पे रही है। देखिएगा समझिएगा, द डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड
The digital payment scorecard track the performance of the commercial bank on several digital parameters. SBI retained the top remittance bank by registering the highest UPI transaction volume, which was worth about 640 million. मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई SBI जो है ना, क्या किया है भाई, यूपीआई ट्रांजैक्शन के वैल्यू में सबसे ज्यादा पैसा ट्रांसफर करने वाले बैंक के श्रेणी में है। मतलब हमारे इंडिया में जितने सारे बैंक हैं उन सब बैंकों में एसबीआई के जो कस्टमर थे सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन का यूज किए हैं। कितना सर किए हैं, लास्ट 3 मंथ से दिखा रहा है कितना सर, 640 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। किसके द्वारा हुआ है सर, एसबीआई के द्वारा हुआ है। क्लियर है, सोलो सो गुड। थैंक यू अंजलि, आप डेली रहिए, बेनिफिट मिलेगा। और अगर लो आपको दिखाई दे रहा है ना, सुनिएगा क्या करना है सर, आपको क्या करना है, आपको ऊपर में आपकी जो यूट्यूब चला रहे हो ना, ऊपर एक डॉट बटन दिखाई देगा, उस बटन पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद उसमें आएगा पिक्सल चूज करने के लिए, उस पर आप क्लिक करोगे, उसमें 720 पिक्सल आप चूज कर लो, आपकी वीडियोस एकदम एचडी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। वो आपकी तरफ से होता है बच्चा, यहाँ से बिल्कुल सही है, एकदम बेस्ट स्ट्रीमिंग हो रही है। आप अपनी तरफ से जाके वहाँ पे पिक्सल को चेंज कर लीजिए, वीडियो क्वालिटी एचडी बन जाएगी, है ना। जितने सारे लोग को ब्लर दिखाई दे रहा है, जितने सारे लोग को लग रहा है कि सर ये बहुत ही मतलब ब्लर टाइप का वीडियो दिखाई दे रहा है, वो आपके एंड से होता है। आप जाके उस वीडियोस की क्वालिटी को चेंज कर लीजिए। समझ में आया अंजलि यादव, क्लियर हो रहा है, एवरीबॉडी क्लियर हो रहा है, मेरी आवाज आ रही है, सबको क्लियर हो रहा है, जल्दी से एक बार बताइए हाँ सर क्लियर है। अभी भी दिक्कत है क्या सबको, अभी भी दिक्कत है क्या। अच्छा व्यूज का बातें कहा है, हमने लगा क्वालिटी की बातें कह रहे हैं। अरे वो मैटर ही नहीं करता व्यूज के लिए, है ना, चिंता ना करा करो, हमको लगा क्वालिटी की बात है, हम ध्यान नहीं दिए, सॉरी। ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, ये मैटर ही नहीं करता कि व्यूज बहुत कम है, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हो, ठीक है ठीक है, ये मैटर ही नहीं करता। हमारे लिए मैटर ये करता है कि भाई ये जो मेरे पास 10 बच्चे हैं ना, ये 10 बच्चे क्वालिफाइड करें, बस। वो मैटर नहीं करता कि हम क्राउड ढेर सारा लेके आए, 100 200 500 1000 की क्राउड ले आए, और उस क्राउड में क्या मतलब है कि क्राउड में कोई सिलेक्शन न ले। लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पे जितने सारे बच्चे हमारे आते हैं ना, ये बहुत ही सेलेक्टेड है, रेगुलर वाले बच्चे हैं, सभी सेलेक्टेड है, और मुझे ये भी पता है कि ये बच्चे एग्जाम को क्रैक भी करेंगे, है ना। तो वो मैटर ही नहीं करता, उसको इग्नोर करना चाहिए, हमें फोकस करनी चाहिए अपनी स्टडी पे, जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ आप उस चीज़ को लो, है ना, बेनिफिट मिलेगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड, एस बी आई हैज़ also emerged as the largest users debit card. It's issued more than 290 million debit card with a 30% market share in the term of the card expansion and 29% share is term of the transactions volume. The bank has also made a steady progress in terms of the growing payments approval structure. ध्यान रखना यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा अगर किसी बैंक ने अपना डेबिट कार्ड इशूज़ करा है तो वो है सर एसबीआई बैंक ही है, जिसने क्या किया है, सबसे ज़्यादा 290 मिलियन क्या किया है सर, इसने डेबिट कार्ड इश्यूज़ किया है, जो कि हमारे शेयर का, मार्केट शेयर का 30% है। कार्ड विद 30% मार्केट शेयर इन द टर्म ऑफ द कार्ड एक्सपेंशन एंड 29% ऑफ द टर्म ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यूम। ये दोनों चीजें बहुत याद रखना, मतलब बैंक के पर्पज से भी देखें कि अगर सबसे ज्यादा अगर किस किस बैंक ने डेबिट कार्ड इशू किया है तो उसमें भी एसबीआई ही है, जो कि क्या किया है, सबसे ज्यादा डेबिट कार्ड को इशू किया है। समझ में आया सबको, क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है। सही है, सबको समझ में आ रहा है, थैंक यू अंजलि। नेक्स्ट आ जाओ।
अब हम लोग आते हैं सर, आरबीआई एंड आईडीबीआई बैंक पीसीए प्रतिबंध हटाया। अब समझना ये है क्या, आरबीआई लेफ्ट पीसीए बैन ऑन आईडीबीआई बैंक। ठीक है, अब बात आती है सर, ये पीसीए है क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीए, एनीबडी, कोई किसी को पता है कि पीसीए क्या होता है? किसी को पता है कि पीसीए क्या होता है? मतलब आरबीआई ने क्या किया है कि आईडीबीआई के ऊपर पीसीए प्रतिबंध लगा रखा था, बैन लगा रखा था, इन्होंने हाल ही में क्या कर दिया, इस बैन को हटा दिया है। तो यहाँ पे दो बातें आती है कि सर ये जो पीसीए जो बैन होता है ये लगाया क्यों जाता है और इसको हटाया क्यों गया है, इसके पीछे कुछ रीजन होगा, बिल्कुल रीजन होगा। उस रीजन को हम लोग यहाँ पे सर देखते हैं कि रीजन क्या है। ठीक है, देखना समझना, यहां पे पीसीए का मतलब होता है प्रमोट कोऑपरेटिव एक्शन। क्या होता है सर? प्रमोट कोऑपरेटिव एक्शन फ्रेमवर्क। पहले हम इस चीज को समझ जाते हैं, जिससे क्या होगा, हमें चीजें समझ में आ जाएगी कि ये लगा क्यों था, बैन लगा क्यों था और इसको हटाया क्यों गया है। पीसीए प्रमोट एक्शन जो फ्रेमवर्क होता है ना, वो तब लगता है किसी भी बैंक पे, तब लगता है जब वो क्या होता है, नुकसान होता है उसका, जब वो घाटे में जाता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, जब वो एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चला जाता है। फॉर एग्जांपल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, एनपीए क्या होता है, जब किसी बैंक से हम क्या कर सकते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े अरबपतियों में चले जाओ, कितने सारे अरबपति हैं जो कि बैंकों से लोन लेके चले गए। तो अभी तक तो वो बड़े बड़े बैंक है एनपीए में नहीं गए, लेकिन जो छोटे छोटे बैंक है, बहुत सारे ऐसे बैंक है जो एनपीए में चले जाते हैं, मतलब उनका फाइनेंशियल जो भी कंडीशन होता है वो काफी डाउन हो जाती है, वो लोन देने लायक नहीं बचते हैं, वो बैंक डूबने के कगार पे आ जाता है। तो ऐसे बैंक जो कि क्या होते हैं कि डूबने की कगार पे आ जाते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, वो लोन दे नहीं पाते हैं, वो अपनी ब्रांचेस ओपन नहीं कर पाते हैं, इन सब चीजों को देखते हुए आरबीआई क्या करती है, उस बैंक पे पीसीए एक्शन लगा देती है, प्रमोट कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क क्या करती है, एक्शन उस पे लगा देती है। सबको समझ में मेरी बात आ रही है? समझ में आ रही है? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या और वो जो डायमंड के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो भी कोई मोदी थे, वो भी ऐसे लोगों की इसमें गिनती होती है। प्रमोट कोऑपरेटिव, ध्यान रखना, प्रमोट कोऑपरेटिव, प्रमोट कोरेक्टिव एक्शन। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से क्लियर हो रहा है? तो ऐसे बैंकों पे क्या किया था, आरबीआई ने लगाया था, जो कि आईडीबीआई पे लगाया था, अब इन्होंने हटा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिमूव द आईडीबीआई बैंक फ्रॉम इनहेंस रेगुलेटरी सुपरविजन ऑफ द प्रमोट कोरेक्टिव एक्शंस फ्रेमवर्क। It was noted that as per the results published for the quarter ended क्या है सर, 31 दिसंबर 2021। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, द बैंक इज नॉट अ ब्रांच, PCA norms on the regulatory capital, net NPA and leverage ratio। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बैंक पीसीए कैटेगरी में आ जाता है तो आने के बाद आरबीआई उस पर क्या करती है, बैन लगा देती है, न तो आप लोन दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया में जितने सारे बैंक है, उन बैंक को अगर कोई रेगुलेट करता है तो वो हमारा आरबीआई करता है। तो आरबीआई के नॉर्म्स पे ही हर एक बैंक क्या करती है, अपना काम करती है। तो अगर कोई बैंक क्या होता है, पीसीए कैटेगरी में आ जाता है, फ्रेमवर्क की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि आरबीआई क्या करती है, उन पे पीसीए कैटेगरी में फ्रेमवर्क लगाती है, तो उस कंडीशन में आरबीआई के पास हक भी ये है कि आरबीआई उनके लाइसेंस को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, आरबीआई उन पे बैन लगा दे कि अपना आप कोई भी ब्रांच, अनदर ब्रांच ओपन नहीं कर सकते, आप कोई भी लोन नहीं दे सकते, उस कंडीशन में जब तक आपके ऊपर क्या हो, ये बैन लगा हो, पीसीए बैन लगा हो। तो मतलब आरबीआई के पास पूरा हक होता है कि आपके ऊपर बैन लगा सकता है कि आप बैंकिंग सिस्टम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैंकिंग जितने सारे आपका सिस्टम है बैंकिंग का वो आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकते, आप किसी को लोन नहीं दे सकते, आप अपना सेविंग अकाउंट जो चला रहे हो उसको चलाओ, क्रेडिट चला रहे हो कराओ, ठीक है, जितने सारे अकाउंट आप चलाते हो सब कुछ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप रिकवरी करो, आपका जो लोन दिया गया है उस लोन को रिकवरी करो। रिकवरी करने के बाद आप नॉर्मल पोजिशन में आइए, जिससे क्या हो, आरबीआई आपके लाइसेंस को कैंसिल ना करे और फिर से आपको परमिशन दे दे कि जितने सारे बैंकिंग से वर्क होते हैं आप सब कुछ कर सको। तो फाइनली आरबीआई ने क्या कर दिया, वो बैन हटा दिया आईडीबीआई के ऊपर से। अब आईडीबीआई क्या करेगी, लोन भी दे सकती है ना, अपनी ब्रांचेस भी ओपन कर सकती है कहीं दूसरे स्टेट में, किसी दूसरी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बैन हटा दिया गया है। तो आप एग्जाम में सर यहाँ पे ये, हाँ, इमीडिएट एक्शन, और आप एग्जाम में ये पूछा भी जाएगा कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के ऊपर से पीसीए बैन हटा दिया है। आप एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में आरबीआई ने
हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के ऊपर से पीसीए बैन हटा दिया है? तो आईडीबीआई बैंक के ऊपर से इन्होंने क्या किया है, पीसीए जो बैन लगा रखा था वो हटा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये पीसीए बैन क्या होता है और क्यों किसी बैंकों पर लगाया जाता है। सबको क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर? सबको क्लियर है? जितने सारे लोग हैं जल्दी से एक बार बताइएगा हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। सबको क्लियर है? चलो अब की क्लियर है, शुरू क्लियर है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे एक छोटा सा और चीज़ है, देख लेते हैं क्या है सर। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। यहाँ पे सर लिखा हुआ द बैंक हैज़ ऑल्सो द प्रोवाइड द रिटन कमिटमेंट दैट इट विल कॉम्प्ली विद द नॉर्म्स ऑफ द मिनिमम रेगुलरिटी कैपिटल नीड एनपीए एंड लेवरेज रेशियो एंड ऑनगोइंग द बेसिस हैज़ द appraised RBI of the structurals and the systemics and the implementation of bank which will help the bank to continue meet this commitment। मतलब वही चीज़ें हैं जो चीज़ें अभी आपको जस्ट मैंने समझाई है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता दो कि आईडीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन बताएगा? आईडीबीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कौन बताएगा जल्दी से? आईडीबीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर है सर वो कहाँ पे है? सर ये कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। फाउंडेड कब हुआ है, कौन बताएगा? 1964 में सर क्या है, ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें लिख लेना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसके सीईओ पूछ सकता है, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो सर कौन है? राकेश शर्मा है। कौन है सर? राकेश शर्मा, ध्यान रखिएगा। राकेश शर्मा कौन है सर? इसके सीईओ हैं। इस चीज़ को लिखिएगा, आपके एग्जाम में स्टैटिक्स के क्वेश्चन यही होता है, यही पूछा जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सबको क्लियर हो रहा है कि हाँ सर क्लियर हो रहा है? जल्दी से अब नेक्स्ट आते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन और है कि एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है वियर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेरेबल डिवाइस। ध्यान रखिएगा, वियर एंड पे मतलब पहनिए और पेमेंट करिए, ठीक है। ऐसा कॉन्टेक्टलेस क्या है, पेमेंट सिस्टम की तरह एक वॉच लॉन्च किया है, एक लूप लॉन्च किया है। किसने सर? एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। कितने सर? ध्यान रखिएगा, वेरेबल है, ध्यान रखिए मतलब पहन के हम कहीं भी जाके पेमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं पूरी इंफॉर्मेशन क्या है इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक्सिस बैंक ने क्या किया है, एक्सिस बैंक हैज लॉन्च द रेंज ऑफ वेरेबल कॉन्टेक्टलेस पेमेंट डिवाइस अंडर द ब्रांड वियर एंड पे। This device come in a various form of the wearable device such as the bank key, chains and a watch loop and are available in starting the price of 750। मतलब भाई क्या होगा, एक चैन के रूप में भी आप यूज कर सकते हो, वॉच के रूप में भी हो सकता है, बैंड होता है जो गोला सा हम लोग बैंड पहनते हैं हाथ में, वैसा लूप टाइप में भी हो सकता है। ये पूरी चीजें आपको इस अलग अलग वैरायटी में आपको मिलने को मिलेगा। एंड इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है ना वो है 750 रुपीज। ध्यान रखना कितना है सर? 750 रुपीज इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। क्लियर है सबको? क्लियर है? हाँ बच्चा, 2, 5 और 10 वाली क्लास जो है वो अनअकैडमी पे ही होगी, ठीक है। दिस वेरेबल डिवाइस इज डायरेक्टली लिंक टू एक्सिस बैंक कस्टमर्स बैंक अकाउंट एंड एक्ट लाइक रेगुलर डेबिट कार्ड्स। इट अलाउज परचेज एट एनी मर्चेंट स्टोर विच एक्सेप्ट कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन। मतलब भाई ये जो आपका डिवाइस दिखाई दे रहा है ना, ये आपके एक्सिस बैंक से क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, टच में होगा। पहली चीजें डायरेक्ट लिंक्ड होगा। दूसरी चीजें क्या है कि आप कहीं भी जाके अगर किसी भी मर्चेंट को पेमेंट करना चाहते हैं तो आप बिना उनके कॉन्टेक्ट्स में आके हुए, फिजिकली उनके सपोर्ट में आए हुए भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट आराम से अपने वॉच से कर सकते हो, अपने बैंक से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। एंड उसके बारे में थोड़ी सी चीजें वही है जो चीजें अभी मैंने आपको बताया है कि एक्सिस बैंक न्यू एनपे डिवाइस आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ द एक्सेसरीज सच एज अ बैंड्स, की चैन्स एंड अ वॉच लूप, जो अभी जस्ट हमने आपको बताया है, ठीक है। यूजर नो लॉन्गर नीड टू कैरी दियर स्मार्टफोन एंड वॉलेट और पेमेंट। दिस वेरेबल डिवाइस कैन ऑल्सो बी इजिली वॉर्म टू मेक अ कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन इन द गो। मतलब यूजर को कोई दिक्कत नहीं है कि भैया आप अपना डेबिट कार्ड लेके चलो, अपना क्रेडिट कार्ड लेके चलो, अपना वॉलेट लेके चलो, इन सब की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बैंड लगा लो, एक वॉच लगा लो, एक क्या करो, की चैन लगा लो अपने हाथों में और जाके आप कहीं भी ट्रांजेक्शन करो, कोई भी पेमेंट करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सर। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है सर? डिफेंस वाले के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस वाले बच्चे इसको कॉपी पे लिख लेना, इससे रिलेटेड आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जितने सारे अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमेशा सर एग्जाम में ना एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि किन दो कंट्रियों के या इन दो कंट्रियों के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, या अनदर कंट्री के बीच में कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, अभ्यास कहाँ पे हुई है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। बिल्कुल बिल्कुल नैन्सी, सही कहा। ठीक है। इंडिया इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिंग एट डस्लिंग सेकेंड रैनीखेत। ध्यान रखना ये यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, रानीखेत में हुआ है उत्तराखंड में। तो बात आती है सर ये जो सेकंड है, फर्स्ट वाला कहाँ पे हुआ था सर? तो फर्स्ट वाला सर 2019 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। ये कहाँ पे हुआ था कौन बताएगा? तो ये हुआ था सर जी तास्केन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर? तास्केन में हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, तास्केन क्या है सर? उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है सर जी? उज्बेकिस्तान की सर क्या है? कैपिटल है। इस बात को रिमेंबर रखना। नेक्स्ट आ जाओ, इसी में चीज़ें है, इसकी पूरी एनालिसिस है, इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये क्यों किया गया है? इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैनुअल डस्लिंग सेकंड हैज स्टार्टेड एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चौबिटिया क्या है सर? चौबिटिया एट रानीखेत इन उत्तराखंड इस बार इंडिया में हुआ है। ठीक है, क्या है सर जी? चौबेटिया है। कहाँ पे? रानीखेत इन उत्तराखंड। दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ द एनुअल बाइलेटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज फॉर टू आर्मीज। दो आर्मी के बीच में। ये आर्मीज कौन कौन से? इंडिया का है और उज्बेकिस्तान का है। ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी एक्सरसाइज होती है सर? डस्टलिंग। ध्यान रखिए कौन से सर जी? डस्टलिंग है। केवल 1 2 आपको लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो डस्टलिंग होती है, जो कि पहला जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, नवंबर 2019 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इट विल कंटिन्यू टिल द 19th ऑफ दिस मंथ। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन उज्बेकिस्तान इन नवंबर 2019। 45 soldiers from Uzbekistan and the Indian Army are participating in the exercise। समझ में सबको आया? सबको क्लियर हो रहा है कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है? एवरीबॉडी क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? जल्दी से एक बार बता दीजिए हाँ सर क्लियर हो रहा है, देन हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग का आगे है सर जी, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपने नहीं बताया, वो ये नहीं बताया कि सर एक बात बताओ, उज्बेकिस्तान के बारे में आप बता रहे हो तो इसकी आपने कैपिटल नहीं बताई। कौन बताएगा इसकी कैपिटल क्या है? यार लिखना नहीं दिक्कत हो रहा है। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल क्या है कौन बताएगा? अभी जस्ट हमने बताया इसकी कैपिटल आप सबको। क्या है सर? ताशकंद। अभी जस्ट हमने बताया है ना, क्या है सर? ताशकंद। ठीक है, इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी कोई बता सकता है कि सर करेंसी क्या है? इसकी करेंसी कोई बता सकता है जल्दी से? इसकी करेंसी कोई बता सकता है जल्दी से? नहीं, नोवल है इसकी नहीं, ये मिलिट्री है। नोवल अलग होता है। नोवल में क्या होता है नैन्सी कि हमारी नेवी होती है। ठीक है, यहाँ पे आर्मीज है। समझ में आया नैन्सी? क्लियर हो रहा है? नोवल जो होता है वो हम समुद्र में करते हैं, सीप पे करते हैं। नैन्सी गॉट इट? ठीक है, ताशकंद होता है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है इससे कुछ याद आ रहा है? ताशकंद समझौता हुआ था किन दो कंट्रियों के बीच में? कोई बता सकता है किन दो कंट्रियों के बीच में ताशकंद? हाँ शोम, बहुत अच्छा। किन दो कंट्रियों के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में? 1966 में किन दो कंट्रियों के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था? ताशकंद अभी कहाँ पे लोकेटेड है सर जी? उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है। लेकिन दो कंट्रियों के बीच में क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। कब सर जी? 10 जनवरी 1966। 1966 में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। तो ये बताइए ये समझौता किन दो कंट्रियों के बीच में हुआ था? देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो किन दो कंट्रियों के बीच में ये समझौता अग्रीमेंट हुआ था कि भैया कि हम सब क्या करेंगे, अपने जो सैन्य शक्ति है, सैन्य पावर है, वो अपने कंट्रोल में रखेंगे। कोई भी सीमा पे हम क्या करेंगे, लड़ाई या बवाल नहीं करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ करके दो कंट्रियों के बीच में, दो प्राइम मिनिस्टर के बीच में ये समझौता हुआ था। तो वो कौन था सर? इंडिया था और पाकिस्तान था। ध्यान रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान है नैन्सी।
इंडिया और पाकिस्तान था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था सर? तास्केन समझौता हुआ था, 1966 में हुआ था। सबको समझ में आ रहा है? इंडिया के उस टाइम जो पीएम थे वो कौन थे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे सर? लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री थे। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? अयूब खान। कौन थे सर? अयूब खान थे। ठीक है, इनके बीच में ये अग्रीमेंट पे साइन हुआ था 1966 में, इंडिया और पास के बीच में, तानसेन को लेके कि भाई हमारी जो आर्मीज है हम अपनी आर्मीज को वापस ले रहे हैं, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो बाउंड्रीज है, ठीक है, वहां पे हम शांति का माहौल करेंगे, अपनी अपनी सेनाओं को वापस लेंगे। जो कि अभी कहाँ लोकेटेड है सर जी? वो है हमारा उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है। क्या सर? तो ध्यान रखिएगा, तास्कीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और ये मोन नहीं, ये मोन होता है, शोन नहीं होता है पागल, MON होता है। ठीक है, क्लियर है? नैन्सी क्लियर हो रहा है? हाँ बहुत अच्छा, नैन्सी क्लियर हो रहा है? चलो अब हम लोग आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है। अब हम लोग आ गए हैं सर 7वें न्यूज़ पे। यहाँ कहा जा रहा है सर, इसरो ने डेवलप किया हुआ है ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन रडार विद नासा। इसरो ने क्या किया है? पृथ्वी को रिसर्च करने के लिए, पृथ्वी के ऑर्बिट्स को जानने के लिए, रिसर्च करने के लिए, पूरी जानकारी लेने के लिए, और भी ज़्यादा क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए इन्होंने क्या किया है? इसरो ने डेवलप किया है ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए एक सैटेलाइट भेजा जा रहा है, मिशन रडार। ध्यान रखना, सैटेलाइट मिशन रडार विथ नासा। नासा के संग मिलके क्या कर रहे हैं? ज्वाइंट इन्होंने क्या किया? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजने की प्लानिंग करी हुई है। कब जाएगा, कहां से जाएगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। इसरो हैज कंप्लीटेड डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक अपर्चर रडार, कहाँ है? शार, capable of producing extremely high resolution images for a joint Earth observation satellite mission with the US space agency NASA. NASA ISRO SHAR NISHAR, a joint collaboration of a dual frequency L and S band SHAR फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दोनों लोग मिलके क्या करने वाले हैं? अच्छा, पापा ने बताया अभी जस्ट। वेरी गुड मॉर्निंग लवली। ठीक है, दोनों लोग मिलके क्या करने वाले हैं? हमारा एजेंसी इसरो और नासा मिलके क्या करने वाले हैं? अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए एक सैटेलाइट क्या करेंगे? भेजेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सैटेलाइट कब और कहां से भेजी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ये टारगेटेड किया गया है 2022 तक। क्या किया गया है? 2022 तक इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से क्या किया जाएगा सर? भेजा जाएगा। श्रीहरिकोटा स्पेस कहाँ गया जी? स्पेस पोर्ट इन, ठीक है, नेलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से क्या किया जाएगा? भेजने की पूरी प्लानिंग है, जो कि अबाउट चेन्नई से कितना है सर? 100 किमी नॉर्थ पे पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब भेजा जाएगा सर? 2022 तक। मिशन चेन्नई के, कहाँ गया? हाँ, मिशन को चेन्नई के उत्तर से लगभग 100 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिलों में इसरो के श्रीहरिकोटा स्पोर्ट पोर्ट से 2022 के आरंभ में लॉन्च करने का लक्ष्य है। मतलब 2022 के जनवरी में इसको भेजने का पूरा प्लानिंग है। ठीक है, चलो वेरी गुड। नासा के चेयरमैन कौन है? कौन बताएगा जल्दी से? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। किसने पूछा है? सोनू ने। जल्दी से, नासा के जो चेयरमैन है कौन बताएगा जल्दी से? कौन है? तो ध्यान रखना, नासा के जो चेयरमैन है या CEO है वो कौन है सर जी? स्टीव जुर्सी है। कौन है सर जी? ठीक है, कौन है सर जी? स्टीव जुर्सी। क्लियर हो रहा है सबको? सोनू यादव क्लियर हो रहा है? जल्दी से, क्लियर हो रहा है? और नासा स्टेबलाइज कब हुआ था? कौन बताएगा? सोनू यादव क्लियर हो रहा है? नासा स्टेबलाइज कब हुआ? तो ध्यान रखना 1958 में सर स्टेबलाइज हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है सर? वॉशिंगटन सर। क्या है? वॉशिंगटन, US इसकी हेडक्वार्टर है। वैसे ही इसरो को जान सकते हैं हम लोग सर। इसरो के जो चेयरमैन है सबको पता है, के सिवान सर। कौन है इसके चेयरमैन है सर जी? इसरो की फाउंडेशन कब हुई है? जल्दी से कौन बता सकता है?
इसरो की फाउंडेशन हुई है 1969 में सर, क्या हुई है, इसकी फॉर्मेशन हुई है। हेड क्वार्टर कहाँ है सर जी, कर्नाटका इसकी हेड क्वार्टर है, ध्यान रखना। ये सब चीज़ें रिमेंबर रखिएगा, आप पे काम का है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप पे काम है, स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाएंगे, सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब आता है गिरीश मुर्ग, रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ अ यूएस एक्सटर्नल ऑडिटर कमिटी, ध्यान रखना, ठीक है, ऑडिटर्स कमिटीज। कह रहा है गिरीश मुर्ग फिर से बने हैं यूएन के ब्राह ऑडिटर, ध्यान रखना, समिति के अध्यक्ष फिर से इनको बनाया गया है। ये तो गड़बड़ आ गया, देखो यहाँ पे ना ये टॉपिक गड़बड़ है, ठीक है। इसरो के नासा अवलोकन, ये टॉपिक गड़बड़ है, इसको ध्यान रखना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। हाँ, यहाँ पे ये चेंज करना होगा आपको, बस थोड़ा सा, गिरीश मुर्मू को रीअपॉइंट किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं है, ये पिछले वाले का ही लग गया है। क्लियर हो रहा है सबको, बाय मिस्टेक लगा हुआ है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग ऑफ इंडिया, गिरीश चंद्र मुर्मू, ध्यान रखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूएन कमिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है, फिर से इनको री इलेक्ट किया गया है फॉर द ईयर ऑफ 2021। अर्लियर फॉर 2020 मिस्टर मुर्मू was also elected to be panel's chairman, ध्यान रखना, 2020 में इनको फिर से पहले ही इनको इलेक्ट किया गया था, इससे पहले 2020 में मुर्मू को क्या किया था, पैनल का चेयरमैन या प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। करंटली द पैनल कंप्राइज 13 कंट्रीज विच आर इंडिया, ध्यान रखना, अभी क्या है, 13 कंट्रीज ऑलरेडी है, वर्तमान में पैनल में पूरा 13 कंट्री है, ध्यान रखिएगा, विच आर इंडिया, जर्मनी, चिली, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घाना, इंडोनेशिया, कनाडा एंड रशिया, इतनी सारी कंट्रीज क्या हैं, अभी इस पैनल का हिस्सा हैं। अमिताभ बच्चन को क्या किया गया है सर जी, हॉनर्ड किया गया, 2021 फिफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अमिताभ बच्चन को एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2021 फिफा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो किसे किया गया है सर, अमिताभ बच्चन को क्या किया गया है सर, सम्मानित किया गया है, ठीक है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन विल हॉनर्ड विद एन अवार्ड बाय द नेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीव्स, ध्यान रखना, फीफा से द्वारा इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। द फेमस एक्टर विल बी द फर्स्ट इंडियन सिनेमा पर्सनैलिटी टू बी अवॉर्डेड द फीफा अवार्ड फॉर हिज डेडिकेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रिजर्विंग इन द वर्ल्ड फिल्म सिनेमा हेरिटेज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा, ग्रेट नैन्सी, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा सा चीज़ें, वही चीज़ें सबको बताया गया। अमिताभ बच्चन को फीफा के संबंध में फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार के लिए नामित किया गया, अभी जस्ट हमने बताया, जो कि फिल्म निर्माता और अभिलेखक शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है, मतलब एक फाउंडेशन है, किसको, कौन सी फाउंडेशन है, ये याद रखना, शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर, ध्यान रखना, शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर, ठीक है। क्या है सर, नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। द फाउंडेशन आर डेडिकेट द प्रिजर्विंग एंड रिस्टोरिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग एंड शोकेसिंग द स्टडी ऑफ इंडियाज फिल्म हेरिटेज, इस वजह से बस आपको ये याद रखना है इसमें कि हाल ही में 2021 का फीफा अवार्ड किसको दिया गया है, तो किसको दिया गया है सर, अमिताभ बच्चन को दिया गया है, इससे ज़्यादा आप क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, एक चीज़ पूछ सकता है कि फीफा जो है कहाँ गया, ये फीफा स्टेबलाइज कब हुआ था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप एग्जाम में पूछ सकता है। तो फीफा जो स्टेबलाइज हुआ था 1938 में, इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ध्यान रखिएगा, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी पूछ सकता है आप एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है, कहाँ पे है सर जी, बेल्जियम में है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है सर, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अरे ये वो अलग है, ये फिल्म वाला है, वो फुटबॉल अलग है, ये क्या है, इसको पढ़ो, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन, नैन्सी क्लियर हुआ, वो फीफा फुटबॉल वाला अलग है, ये दूसरी चीज है, नैन्सी क्लियर हो रहा है, वो फिफा है, यहाँ पे फिफ है, ये FIAF है, यहाँ पे ए नहीं है, हम फिफा बोल रहे हैं लेकिन है नहीं, है ना, नैन्सी समझ में आ रहा है।
फिफा में एफ आई, यहाँ पे वो एफ आई एफ ए होता है फिफा, यहाँ पे क्या है एफ आई ए एफ है। ध्यान से देखो, सही है बेटा, सही जा रहे हो। देखो लास्ट न्यूज आपका ये है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सेलिब्रेटेड द 52, है ना, राइजिंग डे, स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। किसने मनाया है सर जी? CISF ने मनाया है। किसने मनाया है? CISF ने क्या किया है? मनाया है। लास्ट न्यूज आपका है, कंप्लीट हो जाएगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने क्या किया है, अपना भारत में हर साल 10 मार्च को क्या करते हैं, अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं। क्या करते हैं सर? 10 मार्च को ये अपना क्या करते हैं सर? फाउंडेशन डे मनाते हैं। कौन सर मनाता है? CISF, हमारी जो फोर्स है इंडिया की, वो मनाती है एवरी ईयर। ठीक है, 2021 द नेशन इज ए सेलिब्रेटिंग, कौन सा 2021 में जो ये मना रहे हैं, ध्यान रखना, वो कौन सा मना रहे हैं? 52वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं, 52nd फाउंडेशन डे ऑफ CISF। CISF इज अ बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव इज बेटर, क्या है सर? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ध्यान रखिएगा, क्या है सर? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। मतलब इनका जो उद्देश्य है भाई, कि वो आपको अच्छा प्रोटेक्शन दे सके, अच्छी सिक्योरिटी दे सके फॉर द इंडस्ट्रियल्स अंडरटेकिंग इन द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द कंट्री। मतलब चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, या कुछ भी हो, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से ये प्रोटेक्शन दे सके, आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रख सके। ठीक है, और CSF जो स्टेबलाइज हुआ था सर, वो कब हुआ था? 1969 को स्टेबलाइज हुआ था। 10 मार्च 1969 को क्या हुआ सर? स्टेबलाइज हुआ अंडर एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ऑफ अ बेटर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स इन द कंट्री। समझ में आया? भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई है CISF की गठन, जो कि 1969 में हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये जो आज की करंट अफेयर है समझ में आ गई होगी। एवरीबॉडी इज क्लियर है सबको कि हाँ सर आज की करंट अफेयर्स एकदम अच्छे से सबको समझ में आ गई। जितने सारे लोग हो जल्दी से एक बार लाइक भी कर देना, हमें बस लाइक ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता आपका, हमें समझ में आ जाए कि हाँ इन बच्चों को मेरी करंट अफेयर समझ में अच्छे से आ गई है। अगर सबको समझ में आ गई है तो जल्दी से एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। और ये बताइए कि आप सभी दोपहर में खाली हैं? अगर आप सभी दोपहर में खाली है तो 2 PM की लर्निंग ऐप पे क्लास है, 5 PM की लर्निंग ऐप की क्लास है, 10 PM की लर्निंग ऐप की क्लास है। आज हमने 3 क्लास रखा है क्योंकि कल हम क्लास नहीं ले पाए थे। तो आज की जो 2 PM वाली क्लास है, इसमें भी जनवरी का करंट अफेयर का पार्ट 3 करेंगे। ध्यान रखिएगा, पार्ट 3 करेंगे, यहाँ पे सर पार्ट 4 करेंगे, यहाँ पे सर पार्ट 5 करेंगे। मतलब समझ रहे हो, पार्ट हमने ऑलरेडी 2 पार्ट करा दिया। 2 पार्ट में हमने कितना क्वेश्चन कराया है? 60 क्वेश्चन कराया है। यहाँ पे मान के चलो 40 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 40 होंगे और यहाँ पे 40 होंगे, सबको मिला के 160 हो जाएंगे। 120 ये और 60 इधर। ठीक है, कितना हो जाएगा सर? 180 क्वेश्चन। ये 180 क्वेश्चन आप कर लेंगे और फिर मैं जब कल एक 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन का सीरीज करा देंगे, टोटल 210 क्वेश्चन हो जाएगा। ये 200 क्वेश्चन 10 आपको यूट्यूब पे लेके फिर से हम आएंगे एक PPT में, एक PDF में पूरा कंबाइन करके। समझ में आया? सबको समझ में आया? क्या करेंगे, जितना सारा हम लर्निंग ऐप पे आपको पढ़ा रहे हैं, जितने सारी आपको वहां पे करंट अफेयर जनवरी करा रहे हैं, जब ये 210 हो जाएगा, ये 210 करंट अफेयर एक कंटेंट, एक कंपाइल्ड करके यही यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे और अपने सामने आपको क्या करेंगे? प्रैक्टिस कराएंगे। यकीन मानो जनवरी का करंट अफेयर रट जाएगा। ठीक है, और हाँ जितने सारे लोग हो, जो ये बात ध्यान रखना, जितने सारे लोग आप सभी यहाँ पे हो, एक बात ध्यान रखना, कल मॉक टेस्ट है। ठीक है, कोई भागेगा नहीं, मॉक टेस्ट के नाम पे सब चले जाते हैं, यहाँ से भाग निकलते हैं। कल मॉक टेस्ट है, कितने बजे? सुबह 10 AM पे। मॉक टेस्ट में सर क्या होने वाला है? तो करंट अफेयर आएगा। कब का आएगा सर? 1 तारीख से लेके पूरी 13 तारीख तक की करंट अफेयर जो हमने एनालिसिस कराया है। कोई भागेगा नहीं, ध्यान रखना। जितना सारा करंट अफेयर हमने एनालिसिस कराया अभी तक जो पढ़ाया है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो चले जाना इस चैनल पे जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, इसके प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे पूरी करंट अफेयर हमारी मिल जाएगी जो हमने पढ़ाया एनालिसिस। जाके आज आप लोग पढ़ लेना, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यकीन मानो आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको ना याद आएगा, अरे यार अभी 2 दिन पहले पढ़ा था, अरे मैंने 3 दिन पहले पढ़ा था, यही तो था, सर ने एनालिसिस कराई थी। जब ये चीजें माइंड में आपके आने लगे ना, तो समझ जाओ कि आपकी करंट अफेयर इंप्रूव हो रही है ना। तो वो दिखाई देगी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। कल का मॉक टेस्ट सभी लोग को देना है, कोई भागेगा नहीं। और खास करके वो बच्चे जो रेगुलर हमारी क्लास किए हैं,
वो कोई भी नहीं भागेगा, उसको आना ही आना है, नहीं तो हम घर पे शिकायत कर देंगे, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग थे, थैंक यू सो मच। एंड इस कोड को आपको रिमेंबर रखना है, इससे आपको 10% का कोड को डिस्काउंट मिलता है, जो कि यूनिवर्सल कोड है, किसी के पास नहीं होता, सिर्फ अनअकैडमी ने हमें दिया है कि भाई 10% तुम्हें डिस्काउंट मिलता है, सभी बच्चों को बताया करो, ठीक है। थैंक यू नैन्सी, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, मुलाकात करेंगे हम लोग लर्निंग ऐप पे 2 PM पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।